नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के 71वीं बीपीएससी मेंस के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जातिगत जनगणना को कवर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए। इसके अंतर्गत हम लोग सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना है क्या, जातिगत जनगणना जनगणना और जातिगत सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या अंतर है, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है और उन चुनौतियों से निपटते हुए हम लोग आगे की राह को क्या लिख सकते हैं और अंत में निष्कर्ष को लिखते हुए अपने आंसर को समाप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के टेबल डायग्राम या हमारा जो आंसर है उसे किस प्रकार से डिजाइन करने का प्रयास कर सकते हैं उसे मैं बताता चलूंगा। हमें मैप का उपयोग करना है, कहां पे करना है, किस प्रकार से करना है, ये भी हमें बताना होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन है मूलतः बीपीएससी के लिए ही मैंने बनाया है, डिजाइन किया है और उसी के लिए हम लोग काम आगे करेंगे। तो जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का समाज एक विविधतापूर्ण समाज है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों का निवास है और यहाँ की जो सामाजिक संरचना है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है जाति। ये ध्यान रखेगा और यह जो जाति है भारत के सामाजिक आर्थिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी नीतियों पर गहरा प्रभाव डालती है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य, जब हम लोग जनगणना की बात करते हैं तो कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जब हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा दो टर्म, एक हमारा 1872 का और एक हमारा 1881 का। 1872 में पहली बार मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना करवाई गई थी और दूसरा बार जो 1881 का जनगणना हुआ था यह रिपन के काल में हुआ था और 1881 के उपरांत प्रत्येक 10 वर्षों पर भारत में जनगणना करवाई जाती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1931 के पूर्व जो जनगणना करवाई जाती थी वह जातिगत जनगणना होती थी। 1931 में भारत में अंतिम बार जातिगत जनगणना करवाई गई है, उसके पश्चात भारत में जातिगत जनगणना नहीं की गई है। केवल एससी और एसटी जो जातियां हैं उनका ही गणना किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तथ्य और याद रखिएगा, जो हमारा 2011 में सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया था वो विभिन्न जातियों से संबंधित था, उसमें ओबीसी जातियां भी शामिल की गई थी। लेकिन सरकार ने इस 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों को जो कि ओबीसी से संबंधित है उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। सरकार का कहना था कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण हम इन आंकड़ों को जारी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाल ही की बात करेंगे कि जब भारत में जनगणना का आयोजन 2021 में होना था, परंतु हम लोग देखते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इसे लगातार बढ़ाया गया और वर्तमान में सरकार 2026 और 2027 के मध्य इस जनगणना का आयोजन करवाने के पक्ष में है। और इस जनगणना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। जब यह निर्णय ले लिया गया सरकार के द्वारा कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर राजनीति और नीति दोनों के स्तरों पर एक नई बहस को जन्म दे दिया गया और कहा गया कि भारत में जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष ने कहा कि लाभकारी योजनाओं का सही वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की जनगणना करना आवश्यक है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पे उत्पन्न हो गए और एक नई बहस को जन्म दिया। एक पक्ष ने यह तक कह डाला कि इस प्रकार की जनगणना करने से जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वह बाधित हो सकती है, वह प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ एक मुद्दा यह भी सामने उभर करके आता है। खैर, अब बात करेंगे भारतीय संविधान में जनगणना का आखिर कहां पर प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जातिगत जनगणना को संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत क्रमांक 69 पर सूचीबद्ध किया गया है और इसे संचालित करने का जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया है, जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत इसका उपयोग करती है, ये ध्यान रखेगा। और संवैधानिक आधार पर भी जो परिप्रेक्ष्य है उसे हम लोग अपने आंसर में डालने का प्रयास करेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ में। तो ये हमारा इंट्रोसेक्शन हो सकता है। इसके उपरांत हम लोग जाति जनगणना का अर्थ एवं प्रकार समझा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जनगणना की जब बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या के विभिन्न वर्गों से संबंधित उनके सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है।
यहाँ अगर हम लोग देखें उदाहरण के रूप में, तो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि पर जनगणना करवाई जाती है। वहीं जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो इसमें व्यक्तियों की जातिगत पहचान क्या है, इसे सुनिश्चित करते हुए उनके रिकॉर्ड्स का अभिलेख लिया जाता है। 1931 तक इसका नियमित प्रयास हुआ था और आखिरी बार 2011 में यह प्रयास किया गया था, जिसे प्रकाशित नहीं किया गया है। वहीं सामाजिक आर्थिक सेंसस की अगर हम लोग कास्ट सेंसस की बात करेंगे, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो हुआ था, इसमें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आंकड़े लिए गए थे, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं जातिगत सर्वेक्षण की बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर अपने राज्य में राज्य सरकार के द्वारा जातिगत सर्वेक्षण करवाया जा सकता है, जिसका उपयोग वो लोग अपनी नीतियों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। हाल ही का अगर हम लोग देखें तो 2023 में बिहार में जातिगत सर्वेक्षण करवाया गया था। इसके अतिरिक्त तेलंगाना और कर्नाटक में भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा चुकी थी। तो ये हमारा जाति जनगणना का अर्थ एवं प्रकार है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे जनगणना, जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण में अंतर क्या है। इसके लिए हम लोग मूल रूप से 4 पैरामीटर को लेंगे। पहला, कानूनी समर्थन, या किस कानून के अंतर्गत जनगणना, जाति जनगणना या जातिगत सर्वेक्षण करवाए जाते हैं। डेटा का प्रकार कैसा होता है, गोपनीयता कैसी है और प्राधिकरण कौन होगा जो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देगी। तो सबसे पहले जनगणना की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यह शासित होता है। जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो इस पर अधिसूचना आधारित होती है और सरकार अधिसूचना के द्वारा जातिगत जनगणना करवाई जाती है। इसके लिए कोई विशिष्ट प्रकार का कानून नहीं है। वहीं जातिगत सर्वेक्षण की बात करेंगे तो राज्य सरकारों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई वैधानिक कानूनी समर्थन हमें दिखाई नहीं देता है। केवल अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जातिगत सर्वेक्षण का आयोजन कर सकती है। डेटा के प्रकार की बात करेंगे तो जनगणना में एससी और एसटी तक ही सीमित उपयोग किया जाता है। वहीं ओबीसी समेत अन्य जातियों का जो डेटा होता है वह अप्रकाशित होता है जातिगत जनगणना के अंतर्गत। और जातिगत सर्वेक्षण में राज्य स्तर पर सभी जातियों को शामिल करके उनके डेटा और जो भी चीजें हैं, अभिलेख हैं, उन्हें प्रकाशित किया जाता है। गोपनीयता की बात करेंगे तो जनगणना के डेटा पूर्ण रूप से गोपनीय होती है। जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो इसमें डेटा पूर्ण रूप से गोपनीय नहीं होती है और लाभार्थियों के लाभ वितरण के लिए इसे विभिन्न विभागों के साथ में साझा किया जाता है। वहीं जातिगत सर्वेक्षण की बात करेंगे तो राज्य नीतियों के लिए ये डेटा खुले हुए होते हैं कि किससे किस नीति का लाभ मिलना चाहिए। और प्राधिकरण की बात करेंगे तो जनगणना में केंद्र सरकार, जातिगत जनगणना केंद्र सरकार करेगी। वहीं जातिगत सर्वेक्षण की बात करेंगे तो यह राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित किया जाता है। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना के महत्व की, इसका लाभ क्या है या महत्व क्या है, तो इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस फ्लो चार्ट के बाद इसका हम लोग विश्लेषणात्मक ढंग से भी समझने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अपने आंसर को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जातिगत जनगणना में हम लोग 5 चीजें दे सकते हैं। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हो सकता है, जिसे सरकार लक्षित योजनाएं बना सकती है उस टारगेटेड समूह के लिए जो आज तक योजनाओं के लाभ से वंचित रही है। आरक्षण नीति का युक्तिकरण हो सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में आरक्षण एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। कोई भी इसे सीधे ढंग से छूना नहीं चाहता है, हमेशा नाक टेढ़ी करके ही पकड़ने का प्रयास किया जा सकता है। पीछे से नाक पकड़ने का प्रयास किया जाता है, यह ध्यान रखिए, कोई भी दल हो, सभी के द्वारा। तो आरक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण की नीति को लागू किया गया था। और इसके युक्तिकरण, क्योंकि वर्तमान समय की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसे जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, लेकिन वो हाशिए पर खड़ी हुई या वंचित जातियों का समूह है, तो उनके लिए हम लोग आरक्षण नीति का युक्तिकरण कर सकते हैं। योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण किया जा सकता है ताकि जो वंचित समूह है उन्हें भी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके और सरकार के संसाधनों का कुशल उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य है और सभी वर्गों तक लोक कल्याणकारी नीतियों तक पहुंच हो या योजनाओं तक सभी लोगों तक लाभ पहुंच पाए, उसका जो संवैधानिक दायित्व है उसकी पूर्ति भी सुनिश्चित हो सके। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण हो सके, यानी जो जिनका प्रतिनिधित्व आज भी हमारे सरकारों में नहीं है या सरकार के किसी भी स्तर में नहीं है,
तो उनका लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करवाने के लिए हमें भारत में इस प्रकार की जनगणना करने की आवश्यकता होगी। तो बात करेंगे इसके लाभों की। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो नीति निर्माण के लिए नीति निर्धारकों को एक साक्ष्य आधारित डेटा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग बोलें कि कोई एक जाति है ए बी जिनकी संख्या ज्यादा है लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है, तो उनके लिए हम लोग टारगेटेड योजनाएं बना सकते हैं। और अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी हो तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, प्रतिनिधित्व पर सटीक आंकड़े अगर हम लोग प्राप्त कर पाए तो उन जातियों के लिए, वंचित समूहों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं और लाभ उन्हें पहुंचाया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और हाशिए पर पड़ी जातियों की पहचान संभव हो पाएगी इस प्रकार की योजना से। आरक्षण नीति का युक्तिकरण होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो आरक्षण प्रदान किया जाता है वह 1931 के जनगणना में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर या जातियों के वर्गीकरण के आधार पर ही हम लोग आरक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो कई जातियां उपजातियों में विभाजित हो चुकी हैं और कई सारी ऐसी जातियां हैं जो उस समय 1931 में एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसके कारण वो वंचित समुदाय में भी शामिल है और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग देखें वर्तमान संदर्भ में तो आरक्षण नीति के युक्तिकरण के लिए जातिगत जनगणना करवाना अत्यंत आवश्यक है और यह हमें बताना होगा कि कौन सी जाति को आरक्षण हमें वर्तमान समय में देना है या कौन सी जातियां इस लाभ से वंचित रह चुकी हैं। उन्हें शामिल करके उन समूहों को जो कि हाशिए पर और वंचित रूप में है उन्हें हमें इस नीति का लाभ देना होगा। अब योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग बिहार को केस स्टडी के रूप में रख सकते हैं। 2023 की जो हम लोग बात करते हैं, बिहार में जब जातिगत सर्वेक्षण करवाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, वहां एक चीज उपलब्ध में आई कि बिहार में 2.26 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र होने के बावजूद भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके लाभ से वंचित है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण में ये आंकड़ा उभर करके आया था। अब यहां बोला गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगर हम लोग देखें तो बिहार की टोटल 83.92% आबादी या लगभग हम लोग इसे बोल सकते हैं 84% आबादी जो है सब्सिडी वाले खाद्यान्न की हकदार है, परंतु उन्हें संपूर्ण जो लाभार्थी हैं उनको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बिहार की जनसंख्या भी दे सकते हैं। 2011 में 10.38 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर के 13.07 करोड़ हो गई है। और इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जातिगत सर्वेक्षण से वास्तविक पात्र आबादी की पहचान करके योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया बिहार में, या इन्हें और प्रभावी बनाया जा सकता है संपूर्ण भारत के लिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व भी है सरकार का। अनुच्छेद 340 की बात करेंगे तो इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्ययन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है और उस अध्ययन के आधार पर ही आगामी नीतियों और योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन उन लक्षित और वंचित जातियों के लिए किया जा सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं एनसीबीसी की रिपोर्ट हो या रोहिणी आयोग जिसके ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बनाया गया था, उनके कार्यों में सहायता के लिए भी जाति जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर विभागीय असमानता की पहचान हो सकती है, चाहे हम लोग देखते हैं जाति के आधार पर लिंग, धर्म, क्षेत्र के मिश्रित प्रभावों का हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं और सूक्ष्म नीतिगत दृष्टिकोण अपनाते हुए नवीन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं या लाभार्थियों की पहचान करके उन तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इससे लोकतांत्रिक सशक्तिकरण भी होगा और जो हाशिए पर खड़ी जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के विभिन्न स्तरों में हो सकता है। वर्तमान समय की बात करेंगे तो भारत में वोट बैंक की राजनीति की जाती है और सभी दल जो है इन वंचित और हाशिए पर खड़े हुए लोगों का उपयोग करते हैं और वोट प्राप्त होने के बाद अगर हम लोग देखें तो आज तक सही ढंग से इनका उत्थान नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो वर्तमान में यह जातिगत जनगणना करवाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो वोट बैंक की राजनीति है भारत में वह सबसे क्रूर है लोकतंत्र के लिए, ये ध्यान रखिएगा।
तो सत्ता में साझेदारी और लोकतंत्र के साथ उनके गहरे जुड़ाव के संबंध में भी हमें जातिगत जनगणना करवानी होगी और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग चुनौतियों की बात करेंगे तो एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझा सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियां उपलब्ध हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं इस प्रकार की जनगणना को करवाने में। देखिए, अब कोई भी काम है तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स तो होगा ही होगा, उससे हमें लाभ भी प्राप्त होंगे तो उनसे हमें हानि भी हो सकती है। तो हानि के रूप में यहां हम लोग चुनौतियों को दर्शा सकते हैं, पहले डायग्राम के माध्यम से, फिर एक टेबल या हम लोग पैराग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक जटिलता दर्शा सकते हैं, राजनीतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा, जब सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा तो हमारा जो राष्ट्रीय एकता है वह प्रभावित होगा, साथ ही साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व शब्द दिया गया है यह शब्द भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ गोपनीयता हम लोग इसके डेटा की किस प्रकार से करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर जातिगत जनगणना की परिभाषा क्या है, इसमें विभिन्न टर्म का जो उपयोग किया जाएगा उनके परिभाषाओं का अभाव यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मुंह बाए खड़ी है। अब चुनौतियों की बात करेंगे तो राजनीतिक रूप से लामबंदी हो सकती है, और भारत में हम लोग देखें तो जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। आज भी देखते हैं कि जाति आधारित राजनीति होती है और बिहार के इलेक्शन में हम लोगों ने इसे बखूबी देखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं तो इसके कारण जातीय पहचान का सुदृढ़ीकरण होगा, लोग अपनी जातीय पहचान को प्रमुखता से सामने रखेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय एकता को चुनौती देगी। और हो सकता है कि जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बिखराव उत्पन्न हो सकता है और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त आरक्षण की मांग हो सकती है। हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं कि विभिन्न समुदायों के द्वारा विभिन्न राज्यों में आरक्षण को लेकर के मांगे की गई है, आंदोलन किए गए हैं। जैसे गुजरात की बात करेंगे तो वहां पटेल समुदाय, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां के गुज्जर और जाटों ने भी, इन समुदायों ने भी आरक्षण की मांग की, आंदोलन किए। या महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हुआ, इन्होंने भी आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन किए और सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखती है। तो इनकी मांग होती गई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जब जातियों के आंकड़े उपस्थित हो जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कि उन जातियों और उपजातियों के द्वारा भी आंदोलन का मार्ग अपनाया जा सकता है और अपने लिए आरक्षण की मांग की जा सकती है। इससे प्रशासनिक जटिलताएं भी बढ़ती जाएंगी। अगर हम लोग बात करेंगे भारत की, तो भारत में हजारों जातियां विद्यमान है, जो कि हजारों या कह लें लाखों उपजातियों में विभाजित है और यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नताएं भी अधिक है, जिसके कारण अलग अलग जातियों और उपजातियों के लिए हमें योजनाएं और नीतियां बनाने में काफी कठिनाई उत्पन्न होंगी, जिससे प्रशासनिक जटिलता बढ़ सकती है। अगर हम लोग किसी प्रकार से नीति और योजनाओं का निर्माण कर भी लिए तो उनके क्रियान्वयन में जो जटिलता आएगी वो बहुत बड़ा एक कठिन रास्ता हो सकता है भारत के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि समान परिभाषा का भारत में अभाव है। अब अगर हम लोग देखें कि बिहार की एक जाति है AB, इसे झारखंड में नाम दिया गया है XY। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वही जाति उत्तर प्रदेश में है तो उसे MN नाम दे दिया गया है। यानी एक ही जातिगत समूह है लेकिन राज्य स्तर पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उनके विभिन्न नाम होने के कारण उनका भारत में एक साथ वर्गीकरण कर पाना बड़ा ही कठिन है और इसके लिए हमें समान परिभाषाएं भी विभिन्न जातियों के लिए बनानी होगी। इसके अतिरिक्त डेटा गोपनीयता हमें रखना होगा। कलंक यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेटा गोपनीयता यहाँ ध्यान रखिएगा। और अगर बात करेंगे भारत के डेटा सुरक्षा की तो काफी अच्छी अवस्था में नहीं है और इन डेटा में जो संवेदनशील जानकारियां हैं उनका राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए कर सकते हैं, यानी दुरुपयोग की आशंका हो सकती है राजनीतिक दलों के द्वारा, जो कि सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने उभर करके आती है। अब आगे का रास्ता क्या होगा, हम क्या दे सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मानकीकृत वर्गीकरण करना होगा, यानी SC, ST, OBC और EBC आदि की स्पष्ट परिभाषाएं तैयार करनी होगी और इनके उपवर्गों की सूची हमें तैयार करना होगा, जिससे
उस सूची के अंतर्गत हम लोग विभिन्न जातियों को एक रूपता के साथ में समावेश कर पाए। इसके लिए हम लोग को मानव शास्त्रीय विशेषज्ञों को इनका लाभ उठाना पड़ेगा, इन्हें इस जनगणना में शामिल करना होगा ताकि इनकी भागीदारी के माध्यम से हम लोग एक सफल जातिगत जनगणना करवा सकें। इसके लिए हमें प्रशिक्षण, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो जनगणनाओं का आंकड़ा संग्रहण करेंगे, उनके व्यापक प्रशिक्षण और उनकी जागरूकता की आवश्यकता होगी। तो जो भी कार्यकर्ता हैं उनको संवेदनशीलता के साथ में प्रशिक्षण दिया जाएगा और किस प्रकार से वो आंकड़ों का संग्रहण करें, किस सूची या किस उपसूची में उन्हें रखें, उनका प्रशिक्षण देना होगा। नागरिकों को डेटा सुरक्षा और उसके उद्देश्य पर भरोसा दिलाना होगा कि हम जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका गलत उद्देश्य के रूप में हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, ये सरकार को बताना होगा नागरिकों को। डेटा की सटीकता और गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सामुदायिक सत्यापन और बहुस्तरीय जांच तंत्र के माध्यम से ही हम लोग डेटा की सटीकता को बना सकते हैं। और इसकी गोपनीयता के रूप में हम लोग अगर देखें तो भारत सरकार को एक डेटा सुरक्षा कानून बनाना होगा और इनके सीमित उपयोग की गारंटी नागरिकों को देनी होगी कि हम जो डेटा आपसे ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसका सीमित उपयोग हम लोग अपने नीति निर्माण और योजनाओं के निर्माण में करेंगे। राजनीतिक दुरुपयोग से बचाव होगा, ये ध्यान रखिएगा। डेटा का उपयोग नीति निर्माण के लिए हम लोग को करना होगा, केवल नीति निर्माण के लिए, न कि भारत के जातीय विभाजन के लिए, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमें इस डेटा का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके लिए सरकार को चाहिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण समिति बनाई जानी चाहिए और इस समिति के द्वारा निगरानी की जाएगी कि जो सरकार जो आ रही है और जो जा रही है वह अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस डेटा का कहीं उपयोग तो नहीं कर रही है। इस प्रकार से हमें देखना होगा इस स्वतंत्र पर्यवेक्षण समिति के द्वारा। अब यहाँ पर आगे के रास्ता के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रारंभ में यहाँ पर अपने आंसर में एक मैप बना सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग दर्शा सकते हैं कि संपूर्ण भारत में कौन कौन सी जातियां विद्यमान। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं आपको कि उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब आ जाता है हमारा, पंजाब वगैरह, हिमाचल प्रदेश। यहाँ यादव, कुर्मी और जाटों की बहुलता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी भारत की बात करेंगे तो इसमें फिर बिहार का इलाका, पश्चिम बंगाल, थोड़ा झारखंड का इलाका आदि का आ जाएगा। तो यहाँ पे दलित, मुसहर, महतो प्रमुख हो जाते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि की बात करेंगे तो यहाँ पर बोकालीगा, रेड्डी और नाडर प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो जनजातीय समाज यहाँ पर काफी ज्यादा प्रबल है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रकार के आदिवासी समुदाय यहाँ पे निवास करते हैं, जैसे हमारा नागा हो गया, मिजो हो गया, कुकी हो गया, ये सभी जातियां यहाँ पे निवास करती हैं। और पश्चिम भारत की बात करेंगे तो मराठा और पटेल समुदाय यहाँ पर प्रमुखता से निवास करते हैं, जो कि आरक्षण की डिमांड भी कर रहे थे। तो जातिगत विविधता को हम अपने आंसर में मैप के आधार पर दर्शा सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रहण नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक समावेशन का एक साधन है। यद्यपि इसके राजनीतिक दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता है, परंतु इसे वैज्ञानिक, संवेदनशील और जवाबदेह ढांचे में इसका आयोजन किया जा सकता है और यह भारत को समान अवसर वाले समाज की दिशा को आगे बढ़ा सकता है। और यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का एक वक्तव्य जोड़ सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, ये ध्यान रखिए, सबका साथ और सबका विकास यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, साथ ही सबका विश्वास भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो जातिगत जनगणना समाज को बांटने का नहीं बल्कि समझने और जोड़ने का एक अवसर है। पॉजिटिव नोट के साथ में हम लोग अपने आंसर को समाप्त करेंगे तो पढ़ने वाले को लगे कि बच्चे ने आलोचना भी कर दी और लाभ भी बता करके यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट के साथ में इस आंसर को समाप्त किया है। और अंत में हमेशा की तरह कि हम लोग एसडीजी गोल्स को नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जातिगत सर्वेक्षण करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा एसडीजी गोल्स है उसे प्राप्त करने में सरकार को सहायता मिलेगी। एसडीजी की बात करेंगे तो एसडीजी 1 गरीबी, शिक्षा को लेकर के, या फिर जो भी हमारा पेयजल हो गया, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण हो गया, कहीं ना कहीं एसडीजी गोल्स को भी ये साधित करता हुआ दिखाई देता है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस
लाता रहता हूँ। थैंक यू।